नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट इस शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमारा डिस्कशन चल चुका है और चल रहा है, और जिस सब्जेक्ट का हमारा अध्ययन चल रहा है वो हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास पे हमारा अध्ययन चल रहा है। और हम डिस्कशन कर रहे हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत मुग़ल साम्राज्य पे हमारा अध्ययन चल चुका है। आज हम आगे का डिस्कशन करेंगे, यानी कि माफ़ कीजिएगा, मुग़ल काल निकल गया दोस्तों, गुप्त काल पे हमारा अध्ययन चल चुका है। और उसके बाद अब हम देखेंगे उत्तरोत्तर काल के बारे में। तो बहुत ही शानदार सेशन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, हमारा लक्ष्य ही है आपकी सफलता। तो दोस्तों फटाफट से जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। ये चैनल आपको आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। लाइक कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और अधिक प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्ले लिस्ट में जाकर के प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य से अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। तो प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य से अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। आपका ऑप्शन है काकीनाडा, मोटुपल्ली, मसूलीपट्टनम, नेल्लूरू। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। दोस्तों पतन लिख गया है, इसको पहले हम लोग ठीक कर लेते हैं। ये पत्तन है, क्या है, पत्तन है, ठीक है। क्या होगा, ये पत्तन है, ठीक है, ये पत्तन है। तो प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय राज्य से अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा प्यारे दोस्तों मोटुपल्ली। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है। आइए मिलान करते हैं। तो दोस्तों पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वो कांची थी। पांड्य राजाओं की राजधानी की बात करें तो मदुरै थी। यादव की राजधानी देवगिरी थी और काकती की वारंगल थी। तो आपके ऑप्शन क्या होने चाहिए पहले दोस्तों, 2, 3, 4 एक ऑप्शन होना चाहिए। तो 2, 3, 4 एक कहाँ पे दे रहा है, बी पे दे रहा है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तरोत्तर कालीन के प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि सामंतवाद का विकास तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण इस काल की एक प्रमुख विशेषता थी। इस काल में राजतंत्र सैद्धांतिक रूप से अनियंत्रित अथवा निरंकुश था। सामंतवाद के विकास से केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, जबकि प्रांतीय व स्थानीय सत्ता मजबूत हुई। दूसरा कह रहा है कि प्रशासन में राजा की सहायता के लिए अनेक मंत्री एवं पदाधिकारी होते थे। पाल, सेन, चंदेल, चौहान तथा कलचुरी अभिलेखों में मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। तीसरा कह रहा है कि इस काल में प्रशासनिक व्यवस्था विभिन्न स्तरों में विभाजित थी। हर स्तर पर विभिन्न प्रकार के अधिकारी मौजूद थे। थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद पूर्व की व्यवस्थाएं चलती रही। तो उपर्युक्त रूप से सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, केवल तीसरा, केवल दूसरा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं उत्तरोत्तरकालीन के प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में, तो आपके ये तीनों ही कथन क्या हैं, सही हो जाएंगे। तो तीनों कथन किस कोड पे दे रहा है, ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तरोत्तरकालीन समाज में उद्योग एवं व्यापार की क्या स्थिति थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि उत्तरोत्तर काल में व्यापार का ह्रास हुआ, जिसके अनेक कारण थे। चोर डाकुओं के कारण मार्गों को असुरक्षित होना, सामंतवादी प्रवृत्ति बढ़ने के कारण केंद्रीय शक्ति का ह्रास, तथा व्यापारियों के राज्य से दूसरे राज्य में आ जाने पर अधिक चुंगी कर आदि। दूसरा कह रहा है कि भारत में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, सप्तग्राम तथा पश्चिमी तट पर देवल, थाना, खंबात एवं बड़ौच प्रमुख बंदरगाह थे। तीसरा कह रहा है इस काल में वस्त्र उद्योग उत्कृष्ट अवस्था में थे।
बड़ौज के बने वस्त्र इतने प्रसिद्ध थे कि उन्हें बरोज कहा जाता था। मध्य देश चुनरी के लिए प्रसिद्ध थे। कश्मीर वस्त्र उद्योग विशेषकर सफ़ेद लिनन का उल्लेख वेन्सांग ने किया था। फटाफट से कौन उत्तर कीजिए। तो दोस्तों उत्तरोत्तरकालीन समाज में उद्योग और व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो उत्तरोत्तर काल में व्यापार का ह्रास हुआ था, जिसके अनेक कारण थे। चोर डाकुओं के कारण मार्गों का असुरक्षित होना, सामंतवादी प्रवृत्ति बढ़ने के कारण केंद्रीय शक्ति का ह्रास तथा व्यापारियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जाने का अधिक चुंगी कर देना, ये भी सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर तांगलिति, सप्तग्राम तो पश्चिमी तट पर देवल, थाना, खंबात और बड़ौद प्रमुख बंदरगाह थे, ये भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि इस कारण वस्त्र उद्योग उत्कृष्ट अवस्था में थे। बड़ौज के बने वस्त्र इतने प्रसिद्ध थे कि उन्हें बड़ौज कहा जाता था। मध्य देश चुनरी के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर वस्त्र उद्योग विशेषकर सफ़ेद लिनन का उल्लेख इंसान ने किया था। तो तीनों कथन सही। तीनों कथन किस स्कूल पे दे रहा है, बी पे दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दोस्तों अगला कथन है, अगला प्रश्न क्या है कि उत्तरोत्तरकालीन समाज में चलने वाली मुद्रा के विषय पर विचार करना है। आइए देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि पूर्व मध्यकाल में सिक्के का उपयोग कम हो गया था। व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। साधारण लेन देन और व्यापारी कोणियों के माध्यम से होता है, जिन्हें प्रतिहार अभिलेखों में प्रबंधक कहा जाता है। ठीक है, प्रबंधक कहा जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि सोने के सिक्के की मात्रा बहुत अधिक थी। अधिकांश सिक्के सोने तथा तांबे के थे। पाल एवं सेन राजाओं में केवल देवपाल के सोने के सिक्के मिले हैं। गुजरात के चालुक्यों में केवल जयसिंह सिद्धराज का एक सोने का सिक्का मिला। दोस्तों ये कथन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि उत्तरोत्तरकालीन समाज में सोने के सिक्के की मात्रा बहुत कम हो गई थी और इसमें चांदी और सोने के तांबे के सिक्के चलते थे। ठीक है, किसके? चांदी। ठीक है, चांदी चलती थी दोस्तों और तांबा। ठीक है, तांबे के सिक्के। चलिए आगे चलते हैं। तो इस लिहाज से आपका कौन सा सही हो जाएगा? कुट केवल पहला। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तरोत्तरकालीन साम्राज्य में नागर शैली के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि नागर शैली उत्तर भारत से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुई। नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं। इस शैली के मंदिरों के शिखरों में बड़ी रेखा की प्रधानता होने के कारण इसे रेखी कहते हैं। वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते हुए शिखर इन मंदिरों की विशेषताएं हैं। नागर शैली के प्रसिद्ध मंदिर लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, आबू आदि। ये दोनों कथन आपने देख लिया। तीसरा कह रही दोनों से ही, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से कौन उत्तर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। उत्तरोत्तरकालीन समाज में नागर शैली के विषय में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों उत्तरोत्तरकालीन साम्राज्य में नागर शैली के विषय में अगर हम बात करते हैं कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो कथन सही होगा वो दोनों होगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है मेरा दोस्तों कि उत्तरोत्तरकालीन साम्राज्य की धार्मिक स्थिति कैसी थी। धार्मिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं उत्तरोत्तरकालीन समाज की। तो पहला कथन कह रहा है कि उत्तरोत्तर काल में शैव, वैष्णव, बौद्ध एवं जैन सभी धर्मों का समाज में स्थान था। शक्ति पूजा इस काल में बहुत व्यापक हो गई थी। पूजा और भक्ति दोनों ही तांत्रिक धर्म के अभिन्न अंग बन गए। दूसरा कह रहा है कि बौद्ध धर्म में तांत्रिक प्रभाव के कारण मंत्रयान, व्रजयान, सहजयान आदि रूप धारण कर लिए थे। हर्ष तथा पालों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तो करीब कूट से सही उत्तर का चयन करना है। फटाफट से उत्तर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों उत्तरोत्तरकालीन साम्राज्य की अगर धार्मिक स्थिति की बात करें तो ये दोनों कथन क्या हैं, सही हो जाएंगे। तो ऊपरी कोट से सही उत्तर का चयन करना है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया दोस्तों, स्त्रियों की स्थिति के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है समाज में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। उच्च कुल की स्त्रियाँ प्रशासन के कार्य में भागीदारी निभाती थी। कल्याणी के चालुक्यों की राजकुमारी प्रदेश की प्रशासिका थी। काकती रानी रुद्रमा ने काकती राजवंश पर लंबे समय तक शासन किया। दूसरा, उत्तरोत्तर काल में सती प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ। अपरार्क विज्ञानेश्वर आदि निबंधकारों ने सती प्रथा की प्रशंसा की, जबकि मेघातिथि ने सती प्रथा की कड़ी आलोचना की है। तीसरा कह रहा है कि समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा और जौहर प्रथा जैसी कुप्रथाएं ने स्त्रियों की सामान्य स्थिति में गिरावट ला दी। समाज में गणिताओं, वेश्यों और देवदासियों का एक वर्ग था। तो सही कूट का चयन करते हुए सही उत्तर का चयन करना है।
तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति के बारे में, तो ये तीनों ही कथन क्या हैं, सही हो जाएंगे, क्योंकि समाज में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी दोस्तों। उच्च कुल की स्त्रियां प्रशासन कार्य में लग गई थी और चालु राजकुमारी प्रदेश की शासिका थी। काकती रानी दुर्रमा ने काकती राजवंश पर लंबे समय तक शासन किया। उत्तरोत्तर काल में सती प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ था और विज्ञानेश्वर आदि निबंधकारों ने सती प्रथा की प्रशंसा की थी, जबकि मेघतिथि ने सती प्रथा की कड़ी आलोचना की थी। अगला है समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा और जौहर तथा प्रशंसा कुप्रथाओं ने स्त्रियों की सामान्य से गिरावट किया था। इस हिसाब से आपका कौन सा कोड सही हो जाएगा? डी कोड सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती अवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? पहला कह रहा है अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय सत्ता। दूसरा भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तीसरा सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से सामंती अवस्था के अनिवार्य तत्व हैं, तो ये अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय सत्ता। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो इसमें से केवल आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। पहला आपका गलत हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। तो सही कोड का प्रयोग करते हुए कौन सा सही हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आपका प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गोपाल, देवपाल, माहीपाल, धर्मपाल। तो दोस्तों जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो कौन है? धर्मपाल। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो का सपोर्ट करें, चैनल का सपोर्ट करें दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पूरे जमदम से लगा हुआ है, जोर शोर से लगा हुआ है आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक किया करें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का कालक्रम अनुसार सही क्रम निम्न में से कौन सा है? पहला है थॉमस रो, फाहियान, हेनसांग। तो दोस्तों भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का कालक्रम अनुसार सही क्रम देखना है। पहले थॉमस रो, फाहियान, हेनसांग। तो दोस्तों सबसे पहले फाहियान आया था, फाहियान के बाद आया था आपका हेनसांग, हेनसांग के बाद आया था, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, तो पहले फाहियान आया था, उसके बाद हेनसांग आया था, उसके बाद थॉमस रो आया था। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? 2 3 1, 2 3 1 कहाँ पे? डी पे दे रहा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि उत्तरोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व, तो प्यारे दोस्तों उत्तरोत्तर काल की बात करें तो भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो ये ग्राम सभा के हाथ में था। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा एक छोटी इकाई होती थी, ग्राम सभा द्वारा इनका प्रशासन संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं सदस्यों का महत्तर कहा जाता था, जो ग्राम के प्रतिष्ठित एवं कुलीन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। कुछ गुप्तकालीन अभिलेखकों के ग्राम सभा को ग्राम जनपद एवं पंचमंडली भी कहा जाता है। तो उत्तरोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो ये ग्राम सभा के हाथ में था। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन के शाही चित्र ममलापुरम के किस गुफा मंदिर से मिले हैं? प्रश्न कह रहा है कि सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन के जो शाही चित्र हैं वो ममलापुरम के किस गुफा मंदिर से मिले हैं? आपका ऑप्शन है वाराह गुफा, रामानुज गुफा, आदि वराह गुफा या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेशन है। सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन के शाही चित्र ममल्लापुरम के किस गुफा मंदिर से मिले हैं?
तो दोस्तों सिंह, विष्णु और महेंद्र वर्मन के शाही चित्र मामल्लापुरम के किस गुफा मंदिर से मिले हैं? तो आपके ऑप्शन थे वराह गुफा, रामानुज गुफा, आदिवराह गुफा। तो ये हो जाएगा वाराह गुफा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? प्रश्न क्या है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? तंजावुर, कांचीपुरम, मदुरई, मैसूर। दोस्तों पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कांचीपुरम में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर बात करें कांचीपुरम की, तो कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी थी। पल्लव दक्षिण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजवंश थे जो कला, वास्तुकला, साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। कांचीपुरम अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे अक्सर हजार मंदिरों का शहर कहा जाता है। पल्लव शासनकाल के दौरान यह शहर शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र, विद्वानों और कलाकारों का केंद्र था। कैलाश नाथ मंदिर और वेंकुट पेरुल मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिर पल्लव काल के दौरान बनाए गए थे। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा है? प्रश्न क्या है कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा है? आपका ऑप्शन है विक्रमादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, अकबर, अशोक। तो दोस्तों ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में किस शासक के साथ जुड़ा? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के साथ जुड़ा है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चालुक्य साम्राज्य द्वारा निर्मित नहीं है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो चालुक्य साम्राज्य द्वारा निर्मित नहीं है? लाद खान मंदिर, उची मल्ली गुड़ी, मेघुती का जैन मंदिर, कृष्णवेश्वर मंदिर। ऑप्शन क्या है? लाद खान मंदिर, उची मल्ली गुड़ी, मेघुती का जैन मंदिर, कृष्णेश्वर मंदिर। प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में जो मंदिर चालुक्य साम्राज्य में निर्मित नहीं है उसका नाम है कृष्णेश्वर मंदिर। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से चलिए दोस्तों आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? प्रश्न क्या है कि पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन प्रथम और कीर्तिवर्मन द्वितीय। किस राजा ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान उत्तर है। किस राजा ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो दोस्तों जिस राजा ने हर्षवर्धन को पराजित किया था उसका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि काकतीय वंश के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है रुद्र प्रथम ने वारंगल को काकतीय राज्य की राजधानी बनाया था। रुद्र प्रथम काकतीय वंश के सबसे योग्य और साहसी राजाओं में से एक था। उसने अपने राज्य की सीमा का बहुत विस्तार किया। पहला कथन सही है। अगला कथन कह रहा है रुद्र प्रथम के बाद महादेव गणपति शासक बने। गणपति ने विदेशी व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान किया। उसने विभिन्न तटकरों को समाप्त कर दिया। मोटूपल्ली उसके काल का प्रमुख बंदरगाह था। तो दोस्तों ये कथन भी सही है। तो सही कूट का चयन करना है। तो सही कूट कौन सा हो जाएगा? ए भी दे रहा है पहला और दूसरा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला और दूसरा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हर्ष के दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि हर्ष के शासनकाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? हर्ष ने शशांक को देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न हुआ इधर। हाँ दोस्तों चलिए, तो प्रश्न कह रहा है कि हर्ष के शासनकाल में से संबंधित कौन सा कथन सही है? हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। दोस्तों एक कर्ज नहीं, कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने उत्तरी भारत के अन्य राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। दूसरा, पश्चिम में
उसने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर शत्रुता समाप्त की और मैत्री संबंध स्थापित किया। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय ने के बीच नर्मदा नदी तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। ऐहोल प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि सही उत्तर क्या है। दोस्तों एक प्रश्न मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था। तो जिसने हर्षवर्धन को हराया था वो पुलकेशिन द्वितीय था प्यारे दोस्तों, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें धोखे से मैंने कीर्ति वर्मन द्वितीय बता दिया दोस्तों, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय सही उत्तर होगा, क्योंकि जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन का पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था नर्मदा नदी तट पर, तो बी राइट होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मैंने गलत उत्तर दे दिया। किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था, तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि हर्ष के शासन काल से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय, तो ये तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। मयूर शर्मन, हरिश्चंद्र, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों जिसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था वो था दंती दुर्ग, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा थी। आपके ऑप्शन है वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम। तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शासकों में जिसकी उपाधि आदिवरा थी वो कौन था। तो वो था दोस्तों मिहिर भोज, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। आपका ऑप्शन है प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। तो दोस्तों जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था वो था चोल, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं संस्कृति का वर्णन किया है। आइए देखते हैं। पहला, सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे। सही है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। सही है। तीसरा, व्यापारियों को नौघंटों तथा नावों पर शुल्क देना पड़ता था। तो ये तीनों ही कथन सही हैं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, कि गुप्तोत्तरकालीन साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। गुप्तोत्तर काल में भारत में दो सशक्त सामाजिक धाराएं प्रवाहित हुई। पहली, विदेशी जातियाँ आत्मप्रतिकरण तथा दूसरी जाति प्रथा की कठोरता। परंपरागत रूप से समाज मुख्यतः 4 वर्णों में विभाजित था। गुप्तोत्तरकालीन साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो गुप्तोत्तर काल में भारत में दो सशक्त सामाजिक धाराएं प्रभावित हुई। पहली थी विदेशी जातियों का आत्मप्रतिकरण, दूसरी जाति प्रथा की कठोरता। परंपरागत रूप से समाज मुख्य 4 वर्णों में विभाजित था। इस युग की महत्वपूर्ण घटना राजपूतों का अभ्युदय था, जिन्होंने प्राचीन क्षत्रियों का स्थान ले लिया। तो इसमें दोस्तों ये दोनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। तो दोनों कथन कौन पे आ जाएगा, पहले पे आ जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो तैयार की जाती है। तो फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ नए प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।